हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। तो दोस्तों, हमने ट्रिविया टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित क्वेश्चंस देखे थे। उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं और उसके लिए पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर पाथ फाइंडर के सभी कोर्स पर आपको भारी छूट मिल रही है। इसमें आपको पाथ फाइंडर के सभी कोर्स पर 60% डिस्काउंट हो रहा है, जो स्टार्ट होगा 22 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक। तो जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए दोस्तों। और हमारे इस कोर्स में इसकी विशेषताएं हैं। इसमें आपको मिलेगा 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 प्लस पेपर 2 की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस। इसमें आपको पेपर 2 में ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। साथ में पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ के रूप में होंगे और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में होम डिलीवरी के रूप में मिलेंगे। साथ आपको 10 डेज के अंदर आपके घर पे ये नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। साथ में टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन होंगे पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर। साथ में यूट्यूब चैनल है पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। तो दोस्तों देखिए, कोर्स है इसमें नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी डीएसएसबी, एनवीएस केवीएस, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। इसकी ये दोस्तों अभी एक्चुअल प्राइस है और ये ऑफर में आपको मिलेगी इनमें। तो जल्दी से आप डाउनलोड कीजिए पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप। साथ में दोस्तों सीधी सीधी टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी आपको। इसमें एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ, सेट, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरर, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए ये आपकी टेस्ट सीरीज है दोस्तों। इसकी शुल्क है मात्र 299। इसकी आपको स्पेसिफिकेशंस है, सिलेबस के अनुसार आपको टॉपिक अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे, यूनिट अनुसार टेस्ट जिनकी संख्या प्रश्न तथा 50 प्रश्नों की व्याख्या सहित हल किए जाएंगे। परीक्षा की योजना अनुसार कुल 10 टेस्ट व्याख्या सहित हल करवाई जाएंगे। सभी टेस्ट के सॉल्यूशंस क्लासेस होंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का क्वेश्चन है। वृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित है। इसका कारण है महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए हैं। इसका बताइए दोस्तों आंसर। कथन और कारण सही है या नहीं है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कथन में कथन कह रहा है कि वृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं। ये सही बात है दोस्तों। वृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं। इसका कारण है महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए हैं। ये कथन देखिए दोस्तों, कारण ये गलत हो जाएगा क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी कि मरुस्थल उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों में विस्थापित होंगे। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन कारण है निम्न अक्षांशीय मरुस्थल या उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल मुख्यतः 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पाए जाते हैं। कारण है ऐसे मरुस्थल की विशेषता वनस्पति की पूर्ण अनुपस्थिति, पानी की अत्यंत कमी और ऊंचा तापमान है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा।
चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। कथन है निम्न अक्षांशीय मरुस्थल या उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल मुख्यतः 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों ये हमारा ग्लोब है, यह है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री से 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मोस्टली सभी मरुस्थल इन्हीं कटिबंध में इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये कथन सही हो जाएगा दोस्तों। यहीं पे क्यों मरुस्थल पाए जाते हैं, इसका एक कारण है दोस्तों, यह है व्यापारिक पवन पेटी का क्षेत्र, जिसके कारण इस क्षेत्र में इसमें पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इस तरह। अर्थात पवनों की दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इस कारण यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों से पश्चिमी क्षेत्रों में आते आते पवनी शुष्क हो जाती है और यहाँ पर वर्षा की कमी के कारण मरुस्थलों का विकास हो जाता है। इस कारण ये कथन सही है दोस्तों। का, कारण है ऐसे मरुस्थल की विशेषता वनस्पति की पूर्ण अनुपस्थिति, पानी की अत्यंत कमी और ऊंचा तापमान है। कारण देखिए दोस्तों, कारण भी दोस्तों ये विशेषता वनस्पति की पूर्ण अनुपस्थिति नहीं होती है। मरुस्थलों में भी वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे बबूल, खेजड़ी आदि। ये शुष्क अर्थात शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं। तो यहाँ पे पूर्ण वनस्पतियां अनुपस्थित नहीं होगी दोस्तों, इसके कारण ये कारण गलत हो जाएगा। पानी की अत्यंत कमी होती है और ऊंचा तापमान होता है। इसका आंसर भी दोस्तों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कथन कारण है। चट्टानी मरुस्थल का धरातल दूर तक फैली नग्न चट्टानों का बना होता है। कारण है यह पवन की घर्षण क्रिया का प्रतिफल है। तो इसका आंसर बताइए। चट्टानी मरुस्थल, स्टोनी डेजर्ट। चलिए दोस्तों देखते हैं। चट्टानी मरुस्थल का धरातल दूर तक फैली नग्न चट्टानों का बना होता है। सही बात है दोस्तों। कारण है यह पवन की घर्षण क्रिया का प्रतिफल होता है, अर्थात अपघर्षण करते हुए कोमल चट्टाने मिट्टी या रेत में परिवर्तित हो जाती हैं या बालू में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसके कारण ये दूर तक अपने क्षेत्र का विस्तार कर लेती है। से ये एक दूसरे की ये व्याख्या कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क प्रदेशों में पर्वतपदीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू कहलाती है। हमादा, बजादा, मरु प्रक्षालन या पेडिमेंट। इसका आंसर बताइए दोस्तों। शुष्क प्रदेशों में पर्वतपदीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू क्या कहलाती है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पेडिमेंट। एक ऊबड़ खाबड़ सतह होती है ये, ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये देखा था।
इसका आंसर है पेडिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? द प्रेजेंट की टू द पास्ट। जी के गिलबर्ट, जेम्स हटन, डब्ल्यू एम डेविस या वॉल्टर पेंग। किसने ये कथन कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है? तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका आंसर होगा जेम्स हटन। इन्होंने एक रूपतावाद की संकल्पना भी दी थी, यूनिफॉर्मिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में बाढ़ चादर तथा शीट फ्लड एक महत्वपूर्ण भू निर्माणक प्रक्रम है। इसका कारण है, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता के साथ अल्प अवधि की वर्षा होती है। बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका कथन। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में बाढ़ चादर अर्थात शीट फ्लड एक महत्वपूर्ण प्रक्रम निर्माणक प्रक्रम है। ये सही बात है दोस्तों। इसका कारण है, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता के कारण अल्प अवधि की वर्षा होती है। ये भी सही है दोस्तों। शुष्क क्षेत्रों में कंटिन्यू वर्षा नहीं होती, परंतु कभी कभी अल्प अवधि में भारी वर्षा होती है, जिसके कारण शीट फ्लड अर्थात शीट भू बाढ़ चादर एक महत्वपूर्ण भू निर्माणक प्रक्रम है। तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ई की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेहलबेक बालू का स्तूप विशिष्ट लक्षण है। वेहलबेक बालू का स्तूप किसका विशिष्ट लक्षण है? थार मरुस्थल का, गोबी मरुस्थल का, ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल का या सहारा के मरुस्थल का? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा सहारा के मरुस्थल का। वेहलबेक बालू का स्तूप एक विशिष्ट लक्षण है। सहारा के मरुस्थल में वेलबेक बालू का स्तूप सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित स्थलाकृतियों में कौन वायु क्रियाओं द्वारा निर्मित नहीं है? अर्थात वायु द्वारा कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता है? बालू रोधिका, बालू का स्तूप, बालू की चादर या प्रस्तर जालक? कौन सा पवन या वायु क्रियाओं द्वारा निर्मित नहीं है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बालू रोधिका। बालू रोधिका जैसी कोई स्थलाकृति वायु क्रियाओं द्वारा निर्मित नहीं होती है। बालू का स्तूप पवन द्वारा निर्मित होते हैं, बालू की चादर भी पवन द्वारा निर्मित और प्रस्तर जालक भी पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भू आकृति की रचना
पवन क्रिया से नहीं होती है। वही क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी स्थलाकृति या भू आकृति पवन द्वारा निर्मित नहीं होती है? जूजेन, इंसेलबर्ग, लेपिस या यारडांग? तो बताइए दोस्तों, कौन से स्थलाकृति या भू आकृति की रचना पवन द्वारा निर्मित नहीं होती है? देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। जूजेन, इंसेलबर्ग, लेपिस या यारडांग? हमें पता है कि जूजेन एक पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। क्षैतिज अवस्था में जब कठोर और कोमल चट्टानें एक दक्कनदार दवातनुमा की आकृति में पाए जाते हैं तो उसे जूजेन कहते हैं। इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग दोस्तों शुष्क प्रदेशों में अवशिष्ट पहाड़ियां इंसेलबर्ग कही जाती हैं। लेपिस दोस्तों, लेपिस एक ग्लेशियर टोपोग्राफी है अर्थात हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। और यारडांग यह पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। जिस प्रकार जूजेन क्षैतिज रूप से जब कठोर और कोमल चट्टानें पाई जाती है, उसी प्रकार एक यारडांग लंबवत रूप से जब कोमल और कठोर चट्टानें पाई जाती है, तो कोमल चट्टानों का तो अपरदन शीघ्रता से हो जाता है, परंतु कठोर चट्टानें अपनी स्थिति अर्थात यथावत स्थिति में खड़ी रहती हैं, जिससे एक यारडांग नुमा स्थलाकृति का विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लेपिस, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यारडांग बनने का प्रमुख कारण क्या है? यारडांग बनने का प्रमुख कारण क्या है? वायु द्वारा अपरदन, वायु द्वारा निक्षेपण, वायु द्वारा परिवहन या इनमें से कोई नहीं? यारडांग किस कारण से बनते हैं? तो आंसर बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि यारडांग पवन द्वारा निर्मित एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है। इरोजनल लैंडफॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु द्वारा अपरदन क्रिया से बनने वाली स्थलाकृति यारडांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघर्षण क्रिया द्वारा होता है। अपघर्षण क्रिया द्वारा क्या होता है? बालू कणों का उड़ना, छोटे मोटे कणों का छाटना, पदार्थों का अपघटन या बालू कणों का सतह से रगड़ खाकर घिसना? अर्थात अपघर्षण क्रिया में क्या घटित होता है ये बताना है दोस्तों आपको। चलिए देखते हैं दोस्तों, अपघर्षण क्रिया क्या होती है। अपघर्षण होता है जब चट्टाने या सतह से रगड़ खाते हुए अर्थात जब चट्टाने एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करती है, तो उस दौरान जब चट्टानों पर वायु या जल का प्रहार होता है तो चट्टाने अपने रूप में परिवर्तन कर लेती हैं, अर्थात चट्टाने बड़े से छोटे रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसी को हम अपघर्षण क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शंस में देखिए, बालू कणों का सतह से रगड़ खाकर घिसना और अपने रूप में परिवर्तन करना या अपने रूप को छोटा करना ही अपघर्षण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारा, छत्रक एवं यारडांग अक्सर विकसित होते हैं। कहाँ अर्थात कौन से क्षेत्रों में गारा और यारडांग विकसित होते हैं? रेतीले मरुस्थल से, हमादा मरुस्थल में, ध्रुवीय या ठंडे मरुस्थल में या तट के निकट? कहाँ पर गारा था छत्रक शिला
या फिर यारडांग निर्मित होते हैं? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। गारा और छत्रक यह एक पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, अपरदनात्मक स्थलाकृति। छाती नुमा स्थलाकृति को हम छत्रक शिला या गारा कहा जाता है। छत्रक शिला को ही सहारा में गारा कहा जाता है और इसे ही जर्मनी में फित्ज़जैल्फ़्सन कहा जाता है। यारडांग अभी हमने देखा था, लंबवत अवस्था में कठोर और कोमल चट्टानों का पाया जाना, अर्थात कठोर और कोमल चट्टानें लंबवत अवस्था में पाई जाती हैं, जिससे कोमल चट्टानों का अपरदन होता है और कठोर चट्टानें यथावत स्थिति में खड़ी रहती हैं, जिससे यारडांग की स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो गारा और यारडांग हमादा मरुस्थल में अधिक विकसित होते हैं। हमादा मरुस्थल एक चट्टानी मरुस्थल भी होते हैं, जहां पर चट्टानों की प्रधानता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हमादा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शुष्क पर्यावरण से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन शुष्क स्थलाकृतियां या शुष्क पर्यावरण से संबंधित नहीं है? पेटर्नास्टर, सॉरी दोस्तों, संबंधित है, नहीं है, नहीं दोस्तों, संबंधित है। पेटर्नास्टर, पिंगो, पलाया या टोन्न, कौन सी शुष्क पर्यावरण से संबंधित है? चलिए देखते हैं दोस्तों। शुष्क पर्यावरण अर्थात शुष्क क्षेत्रों में या पवन द्वारा या वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन सी है? पेटर्नास्टर, पेटर्नास्टर दोस्तों ग्लेशियर टोपोग्राफी है, हिमनद द्वारा निर्मित। पिंगो दोस्तों, पिंगो एक परिहिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। टोन, यह भी दोस्तों एक हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। दोस्तों पलाया एक अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। पलाया का निर्माण उच्च तापमान अर्थात वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है, तो जल तो वाष्पीकृत हो जाता है, परंतु इसमें उपस्थित लवण या नमक के कण सतह पर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण पलाया का निर्माण होता है। और जब इसी पलाया था एक लघु गर्त के रूप में, जब इस गर्त में वर्षा का जल बढ़ जाता है तो इसे ही पलाया झील कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोयस जमाव के अति वृहद क्षेत्र मिलते हैं। लोयस जमाव के अति वृहद क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? उत्तरी चीन में, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में या पेटागोनिया में? कहाँ पर लोयस के जमाव सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर बताइए।
चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। लोएस के जमाव सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में उत्तरी चीन में पाए जाते हैं। उत्तरी चीन अर्थात गोबी के मरुस्थल। लोएस पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है अर्थात निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। लोएस छोटे छोटे बालू के कण जब कई किलोमीटर तक अर्थात सैकड़ों किलोमीटर तक बालू का जमाव करते हैं उसे ही लोएस कहा जाता है। लोएस जमाव अत्यंत ही उपजाऊ भूमि होती है। इसमें बालू के कण महीन होते हैं अर्थात बारीक होते हैं। यह एक निक्षेपात्मक अर्थात निक्षेपित बालू के कणों का जमाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी चीन में लोएस जमाव के अति वृहद क्षेत्र शामिल मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अर्थात कौन से ऐसे मरुस्थल है जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अटाकामा, अरेबिया, गोबी या कालाहारी मरुस्थल। कौन से ऐसे क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है अर्थात कौन सा इनमें शीत मरुस्थल है? बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। अटाकामा मरुस्थल ये कहाँ पाया जाता है? अटाकामा मरुस्थल इसकी लोकेशन की बात कीजिए दोस्तों दोस्तों दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में यहाँ पे चिली देश मिलता है। हाँ, चिली देश में ही अटाकामा मरुस्थल है। इनकी स्थिति पश्चिम में होने के कारण यह एक उष्ण मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल उष्ण मरुस्थल। अरेबिया मरुस्थल यह भी दोस्तों एक उष्ण मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल दोस्तों अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पाया जाने वाला एक शुष्क अर्थात उष्ण मरुस्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल मंगोलिया या उत्तर पश्चिमी चीन उत्तर पश्चिमी चाइना में पाया जाने वाला एक शीत मरुस्थल है। तो हमें एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है की पहचान करनी थी। तो ये हो जाएगा गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क प्रदेशों में बालू के विशाल गर्त विकसित होते हैं। शुष्क पवन की सन्निकर्षण क्रिया के कारण, मरुभूमि के सीमावर्ती प्रदेशों में पेड़ लगाने से, बालू का स्तूप के स्थानांतरित होते रहने से या तेज गति से घुमावदार पवनों का रेतीले प्रदेश में चलना एवं पवन की
अपवाहन क्रिया से किसके कारण बालू के विशाल गर्त विकसित होते हैं? इसका आंसर बताइए दोस्तों। ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण बालू के विशाल गर्त विकसित होते हैं? चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। शुष्क पवन की सन्निकर्षण क्रिया से। सन्निकर्षण क्रिया चट्टानों का आपस में टकराकर छोटा होना या रूप में परिवर्तन करना सन्निकर्षण कहलाता है। इसका ये कारण, विशाल गर्त का कारण ये नहीं है मरुभूमि के सीमावर्ती प्रदेशों में पेड़ लगाने से, नहीं दोस्त। बालू का स्तूप के स्थानांतरित होते रहने से, बालू का स्तूप के स्थानांतरित होने से विशाल गर्त का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, तेज गति से घुमावदार पवनों का रेतीले प्रदेश में चलना एवं पवन की अपवाहन क्रिया से। अपवाहन क्रिया से दोस्तों अर्थात रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा ले जाना ही अपवाहन कहलाता है। जब इस स्थान से रेत उड़कर अन्यत्र स्थान पर जाती है तो यहाँ से उड़ाकर लाई गई बालू का जमाव अन्य क्षेत्र में करने के कारण जहाँ से बालू का अपवाहन होता है वहां पर एक गर्त का निर्माण हो जाता है। अर्थात इसे हम थाला भी कहते हैं या इसे ही हम वात गर्त भी कहा जाता है, अर्थात वायु द्वारा निर्मित गर्त। इस गर्त को जब इसका आकार विशाल आकार हो जाता है तो यहाँ पर मानव अपने अधिवास भी बना लेता है, जिसका एक बेस्ट उदाहरण है मिस्र में उपस्थित या निर्मित कतारा गर्त। यह एक बालू के विशाल गर्त के रूप में विकसित हुआ है, या वातगर्त का एक अच्छा उदाहरण कतारा गर्त को भी माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तेज गति से जब घुमावदार पवनों का रेतीले प्रदेश में चलना, अर्थात अत्यंत तीव्र गति से जब पवने एक स्थान से दूसरे स्थान पर बालू का जमाव करती है तो जहां से बालू का अपवाहन होता है वहां पर एक गर्त का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महीन बालू के कणों का सुदूर प्रदेश में वायु प्रवाह के पश्चात जमाव क्या कहलाता है? महीन बालू के कणों का जमाव दोमट मिट्टी के मैदान, बांगड़ एवं खादर के मैदान, लोयस के जमाव या हिमनोड या हिमोड जमाव। महीन बालू के कणों का सुदूर प्रदेशों में जमाव क्या कहलाता है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, अभी हमने देखा महीन बालू के कणों का सुदूर अर्थात कई सौ किलोमीटर तक, कई सैकड़ों किलोमीटर तक जब बालू निक्षेपित होती है तो उस जमाव को हम लोएस्ट के जमाव का कहते हैं। यह एक उपजाऊ भूमि होती है और सर्वप्रथम लोएस्ट का प्रयोग था। लोएस्ट के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था दोस्तों? तो सर्वप्रथम रिस्टोफेन एक स्कॉलर है जिन्होंने सर्वप्रथम लोएस्ट के बारे में जानकारी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नांकित में से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है? बॉर्नहार्ट, इंसेलबर्ग, मशरूम सेल, गारा। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन, बाल्सन। या रेगिस्तान में अधिक नमक वाली पलाया, बजादा। कौन सा इनमें सही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं दोस्तों। बॉर्नहार्ट, इंसेलबर्ग सही है दोस्तों। मशरूम शेल, गारा, या इसे ही छत्रकशिला, या एस्ट्रलबिक। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को हम बाल्सन कहते हैं। ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है, रेगिस्तान में अधिक नमक वाली पलाया को बजादा नहीं कहते दोस्तों, अपितु इसी को पलाया कहते हैं। रेगिस्तान तथा रेगिस्तानी क्षेत्र में अधिक नमक वाली तथा अधिक नमक वाले क्षेत्र को ही पलाया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट है, कथन और कारण है। पेडिमेंट वायु की अपवाहन क्रिया से बनते हैं। इसका कारण है, ऊंचे तापमान, ऊंचा तापांतर एवं बालू का युक्त तेज पवन वायु अपर्दन हेतु आदर्श दशाएं मानी जाती हैं। कारण, कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या कर रहे हैं। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है या आर सही है। सही आंसर की पहचान कीजिए। देखते हैं दोस्तों। कथन है, सेडिमेंट वायु की अपवाहन क्रिया से बनते हैं। कथन गलत है दोस्तों। पेडिमेंट वायु की अपवाहन क्रिया से नहीं बनते हैं दोस्तों, अपितु शुष्क प्रदेशों में जब कभी अल्प अवधि में भारी वर्षा हो जाती है, जिसके कारण चादरी बाढ़ के कारण चट्टानें कट कट कर एक ऊबड़ खाबड़ सतह के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे पेडिमेंट का निर्माण होता है। कारण है, ऊंचे तापमान, ऊंचा तापांतर एवं बालू युक्त तेज पवन वायु अपर्दन हेतु आदर्श दशाएं मानी जाती हैं। ये कारण सही है दोस्तों। पवन द्वारा अपर्दन के लिए आदर्श दशाएं कौन सी होती है? जब शुष्क क्षेत्रों में तापमान उच्च होगा, तापांतर उच्च होगा और बालू युक्त तेज पवनें जब प्रवाहित होती है, तब ही अपर्दन का कार्य शीघ्रता से और अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसकी आदर्श दशाओं में इसे शामिल किया जाता है। अर्थात पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के अपर्दन के लिए उच्च तापमान का होना आवश्यक है, उच्च तापांतर का होना आवश्यक है और बालू युक्त अर्थात रेत द्वारा युक्त रेतीले क्षेत्रों में तेज गति से चलने वाली पवनें इसकी आदर्श दशाएं मानी जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक पार्श्वों वाले कठोर शेलों के टुकड़े को किस नाम से जाना जाता है? जूजेन, ड्राइकेंटर, यारडांग या इंसेल्बर? 3 फलक पार्श्वों वाले कठोर शेलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं। 3 फलकीय पार्श्व, जूजेन नहीं दोस्तों, क्षैतिज रूप से जब कठोर कोमल चट्टानें पाई जाती है तब जूजेन का निर्माण होता है। यारडांग और इंसेल्बर ये भी नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ड्राइकेंटर। 3 दिशाओं से जब पवन चट्टान पर प्रहार करती है तो इसे ड्राइकेंटर कहते हैं। और जब ये प्रहार एक दिशा से होता है तो इसे एंटर कहते हैं। जब यही प्रहार अष्टफलकीय होता है तो इसी को हम जब अष्टफलकीय होता है तो इसी को हम वेंटिफेक्ट कहते हैं। चलिए दोस्तों धन्यवाद। आज हमारी पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के आप ऐसे ही अपनी तैयारी में लगे रहिए। गुड बाय दोस्तों।